हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा था आप मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। एक बात अपने बारे में बता दें, मैं भी एकदम फिट फाट हूं। चलिए, इससे पहले कि कुछ बात करें बोर्ड पे लिखा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, हम आपको बता दें कि किसी भी देश को औद्योगिक रूप से कितना वो डेवलप है, इसके जांचने का एक पैमाना सल्फ्यूरिक एसिड है। यह माना जाता है कि जिस देश में सल्फ्यूरिक एसिड का जितना ही ज़्यादा उत्पादन और खपत होता है, वह देश औद्योगिक रूप से उतना ही ज़्यादा विकसित है। सोचिए कितना महत्व रखता है। यही वजह है कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए समझते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे वायल विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, तेजाब भी कहते हैं। जो बैटरी होता है ना, वो बड़ा वाला इन्वर्टर वाला, उस बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, वो सब कुछ जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जो नीट जेईई के एग्जाम से भी रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग कि इसका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, मैन्युफैक्चर है, वो कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो चौक लेना होता है। देखिए, हम लोग बात करेंगे उत्पादन की। उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चर करना है आपको। तो उत्पादन के लिए आपको याद रखना होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन दो तरीके से किए जाते हैं। एक होता है लेड चेंबर मेथड और दूसरा होता है कांटेक्ट प्रोसेस। तो अभी फिलहाल हम लोग कांटेक्ट प्रोसेस की बात करेंगे। हमारे सिलेबस में कांटेक्ट प्रोसेस की ही चर्चा की गई है, इसीलिए हम लोग भी चर्चा करेंगे, और कोई वजह नहीं है। तो उत्पादन करेंगे कौन सी विधि से, तो आप लिखेंगे कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा, बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तो याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन कांटेक्ट प्रोसेस से किया जाता है। एक ऑब्जेक्टिव के रूप में यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब जब कांटेक्ट प्रोसेस से करते हैं तो इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो मुख्य चरण इसमें कौन से शामिल हैं। देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही मजा आएगा आपको इस वीडियो में। मुख्य चरण, तो दोस्त देखो, इसमें सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप फर्स्ट माने पहला चरण क्या करते हैं, कोई भी तरीका निकालिए, किसी भी विधि से भाई साहब आप SO2 बनाइए। तो उसका सबसे सिंपल तरीका यह है SO2 बनाने का, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने का, कि सल्फर लें, ऑक्सीजन में जलाएं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा लें, उसको जलाएं, सल्फर दे, दनादन सल्फर जलेगा और SO2 बनता जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा, आपके पास जो तरीका है, जो ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं, तो सल्फर का कोई सल्फाइड ओर लीजिए, जैसे आयरन पैराइट ही ले लीजिए। तो सल्फाइड ओर ले लीजिए और सल्फाइड ओर को हवा के पर्याप्त मात्रा में जला दीजिए, उससे ढेरों सारा सल्फर SO2 गैस मिलेगा और हमें SO2 गैस की जरूरत है। तो जो स्टेप 1 है, इस स्टेप 1 में हम आपसे यही कहेंगे कि देखिए, ये सल्फर है, आपने इसको ऑक्सीजन में जलाया और SO2 बना। ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। आप इसके जगह पर एक दूसरा भी आप कर सकते थे कि आपने FeS2 लिया, आयरन पैराइट लिया, ये एक क्या हो गया, तो सल्फाइड ओर हो गया। इसको आपने हवा की उपस्थिति में जला दिया जबरदस्त तरीके से, ये SO2 बना और साथ ही साथ बन गया Fe2O3। तो इसको मारिए गोली, Fe2O3 को गोली मारना मन हटाइए, उसकी हमारी कोई जरूरत नहीं, हमें जरूरत किसका है। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको आप संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 लगा दें, यहाँ पर आप 4 लगा दें, तो 4 दूनी 8 हो गया सल्फर, आप यहाँ पर 8 लगा दीजिए। और इस तरह से मैं इसको मिटाना चाहूँगा। अरे यार, चौक गिर गया, कोई बात नहीं, हम उठा लेंगे। हम तो आज भी गिरे हुए चौकों को उठा लेते हैं, क्या बड़ी बात है इसमें। तो देखिए, इस तरह से हमें बना SO2 गैस। तो हमें SO2 गैस एक्चुअली बनाना था, स्टेप 1। अब आते हैं स्टेप 2। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। आपको इसमें वाकई इसको समझ के मजा आएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग बनाने जा रहे हैं, कितना आसानी से बना रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जरा ध्यान दीजिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब क्या, जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि SO2 जो ये गैस है, इसको आपने क्या किया, ऑक्सीजन गैस लिया और इस ऑक्सीजन गैस को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में
ऑक्सीडाइज कर दिया, बस ये हो गया SO3। ध्यान दीजिएगा, आपको यही लैंग्वेज में लिखना होगा। हाँ, इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि इससे हीट जो है निकलता है। तो दोस्त सबसे पहले तो इसको मैं बैलेंस, पहले देखिए क्या है, इस हमने पहले स्टेप में SO2 गैस बना लिया। एक बार फिर से आते हैं शुरू से, हमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है भाई साहब। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हमने सल्फर लिया, उसको आग में जला करके और इकट्ठा कर लिया SO2 गैस। क्लियर? एक बार फिर से बताएं क्या? अरे इसमें कुछ नहीं बताना भाई, आपने सल्फर लिया, सल्फर को आग में जलाया, जलाने से क्या बना? SO2 गैस बना। उस SO2 गैस को आपने इकट्ठा किया और फिर उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। यूं कहिए कि ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करा दिया। तो जब SO2 गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया आपने, तो कन्वर्ट हो गया, बदल गया, ऑक्सीकृत हो गया किसमें? SO3 गैस, मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। हाँ, ये प्रक्रिया उष्माक्षेपी है, मतलब एक्सोथर्मिक है। एनर्जी इस प्रक्रिया के दौरान निकलेगा। यह तो जलने वाली प्रक्रिया है ना, जब कुछ जलेगा तो ऊर्जा तो निकलेगा, चाहे वो SO2 जले, चाहे आपका दिल जले या लकड़ी जले या कोयला जले, कुछ भी जलेगा, एनर्जी निकलेगा। तो आइए बात करते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन का की पॉइंट है, याद रखिएगा। ये की पॉइंट कहना उचित है, की स्टेप है। आपको सबसे ज्यादा फोकस इसी पर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमने यहां 2 लगाया और यहां पर हमने 2 लगा दिया। देखिए सल्फर 2 हो गया, इधर भी सल्फर 2 है। ऑक्सीजन की बात करते 2 दूनी के 4 है, 2 6 हो गया, 2 3 6 हो गया। क्लियर? अब आप इस रिएक्शन के बारे में आप देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बात है। पहला पॉइंट कि ये एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच का मान नेगेटिव है, ये बता रहा है कि क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। तो पहला पॉइंट होगा एक्सोथर्मिक, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी का दोस्त मतलब होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कि जिस अभिक्रिया के दौरान उष्मा का उत्सर्जन हो, जो उष्मा निकाले। छेपी माने फेंकना, अभिक्रिया करा रहा, उष्मा फेंके जा रहा है। लकड़ी जलाइएगा तो जलने के क्रम में उष्मा निकलता है ना, वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। एक ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि ये रिएक्शन सब देखिए गैस 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 है। तो गैसीय स्टेट में, गैसीय अवस्था में है, गैसीय स्टेट में, तो गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था में है। अभिक्रिया कैसे है? तो गैसीय अवस्था में है। रिएक्शन आ रही है गैसियस स्टेट। उसके बाद देखिए ये जो चिन्ह क्या बता रहा है, रिवर्सिबल का ना, हिंदी में कहते हैं उभयगामी है। तो रिएक्शन कैसा है? तो रिवर्सिबल है। रिएक्शन कैसा है भाई? तो इसके बारे में ये हो गया कि ये रिवर्सिबल हो गया। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब उभयगामी। क्या कहते हैं इसको? उभयगामी। उभयगामी अभिक्रिया का मतलब होता है दोस्त, अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखे हैं, 0 अभिक्रिया पढ़ लीजिएगा। उभयगामी का मतलब कि देखिए SO2 और ऑक्सीजन मिलकर SO3 बनेगा, अब फिर से SO3 टूट कर SO बनेगा। माने ये प्रक्रिया आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आता जाता रहेगा। इसको उभय, उभय का मतलब था दोनों। उभय को हिंदी जिसको आप कहते हैं, उभय का मतलब होता है दोनों, जो दोनों दिशाओं में बढ़े, आगे भी बढ़ सकेगा और पीछे भी बढ़ेगा। तो ये रिएक्शन क्या है? तो रिवर्सिबल है। नेक्स्ट, इसमें कुछ और बातें दिखाई दे रही है, तो बोलिए। इसमें आपको ये चीज दिख रहा है, देखिए कि ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कितने अणु हैं? 2 अणु और 1 अणु। ये 3 अणु है ना, 3 अणु हो गया रिएक्टेंट। और ये कितने अणु हैं? केवल 2 अणु हैं। तो आप कहेंगे कि प्रतिफल का आयतन जो है घट रहा है। प्रोडक्ट का जो आयतन घटा है, चाहे मोलिक्यूल कहिए कि मोलिक्यूल्स जो है घट रहे हैं। इधर कुल मिलाकर 3 मोलिक्यूल हैं और उधर कितने मोलिक्यूल बन रहे हैं? 2 मोलिक्यूल। तो प्रतिफल का आयतन, आयतन घटता है। मतलब जो प्रतिफल हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनका जो वॉल्यूम है डिक्रीज कर रहा है। तो इस रिएक्शन में 4 चीजें देखने को मिल रही है। पहला कि रिएक्शन जो है उभयगामी है, सॉरी उष्माक्षेपी है, गैसीय अवस्था में है, ये उभयगामी है और प्रतिफल का जो आयतन है वो घट रहा है। अब हमको, चूंकि यही सबसे मेरा की स्टेप है, जितना ज्यादा SO3 बनेगा उतना ही ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि SO3 बने, क्योंकि जितना ज्यादा SO3 बनेगा उतना ही ज्यादा हम लोग बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके लिए ली चैटर्लियर के सिद्धांत का उपयोग करते हैं।
ली, अरे यार चौक टूट टूट के, चैटलियर के सिद्धांत के अनुसार SO3 के अच्छी मात्रा में उत्पादन के लिए, दोस्त याद रखिए कि जो ली चैटलियर हैं, ये ली चैटलियर का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अगर हम लोग माने तो कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना होगा कि SO3 का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। तो ली चैटलियर के सिद्धांत के अनुसार SO3 के अच्छी मात्रा में उत्पादन के लिए हमें क्या करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो रिएक्शन है ऊष्माक्षेपी है। तो दोस्त रिएक्शन जो है ऊष्माक्षेपी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ताप को निम्न रखना होगा। ताप को क्या करना होगा, लो टेम्परेचर, ऐसे लिख देते हैं। ताप को क्या करना होगा, लो टेम्परेचर करना होगा, लो टेम्परेचर, ताप को निम्न रखना होगा। मतलब कि ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होने की वजह से टेम्परेचर को आपको क्या करना है, लो रखना होगा। अब देखिए इस अभिक्रिया के लिए अनुकूलतम ताप जानते हैं कितना लिया जाता है, लगभग 720 केल्विन। अब आप कहेंगे 720 केल्विन कोई बहुत नीचे निम्न तो ताप नहीं है। तो दोस्त याद रखिएगा कि जैसे टेम्परेचर को घटाने लगते हैं, जो केमिकल काइनेटिक्स का रूल कहता है कि निम्न ताप पर अभिक्रिया का दर घट जाता है। तो बहुत ज्यादा आप कर नहीं सकते क्योंकि ऊष्माक्षेपी है, और जैसे घटाइएगा बस अभिक्रिया का वेग घटने लगेगा। तो उसका भी उपाय है कि 720 केल्विन पर ही कैसे रिएक्शन का रेट बढ़ाया जाए। लेकिन याद रखिएगा कि चूंकि अभिक्रिया, उसको लिख सकते हैं पूरा लैंग्वेज चाहे तो, कि चूंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है अतः ताप को निम्न रखा जाना चाहिए। जितना ही ताप कम रहेगा अभिक्रिया जो है उतनी सरलता से, आसानी से आगे बढ़ेगी। दूसरा, आप देख रहे हैं कि प्रतिफल का आयतन घट रहा है। तो प्रतिफल का आयतन घटने का मतलब हो गया कि प्रेशर को हाई रखना होगा। हाई प्रेशर, प्रेशर क्या करना होगा, दाब माने उच्च दाब। ताप को निम्न रखना होगा और दाब को उच्च रखना होगा। लेकिन एक समस्या है दाब को उच्च रखने पर, ये जो SO3 बन रहा है और जो SO2 जिससे ये SO3 बन रहा है, दोनों ही दोस्त अम्लीय है, ध्यान रखिएगा। तो जिस बर्तन में, जिस पात्र में, जिस टैंक में ये रिएक्शन कराइएगा, उनको क्या करेगा, संक्षारित करने लगेगा। क्योंकि इसका नेचर है अम्लीय, तो जैसे बनेगा बस वो क्या करेगा, संक्षारण की प्रक्रिया करेगा, दाब ज्यादा बढ़ा देंगे। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि मेरा काम भी होता रहे और किसी तरह का नुकसान भी ना हो। इसीलिए इस अभिक्रिया के लिए दाब मात्र 2 ATM रखा जाता है। वैसे नियम के हिसाब से जितना ज्यादा दाब रहता उतना ही अच्छा होता, लेकिन चूंकि ये जो SO3 है अम्लीय प्रकृति होने के कारण इसका दाब कितना रखा जाता है, 2 ATM। तो लिखेंगे कि दाब बराबर 2 ATM। याद रखिएगा दाब को कितना रखा जाता है, 2 ATM रखा जाता है। अब देखिए उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, चूंकि आप देख रहे हैं कि ताप मात्र 720 केल्विन रखे हैं, इसलिए उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ कैटलिस्ट, यूज ऑफ कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक का उपयोग, उत्प्रेरक का उपयोग। अब ध्यान देना है, यहां पर काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस रिएक्शन के लिए जो एक्सीलेंट उत्प्रेरक है वो है प्लैटिनम गेज। प्लैटिनम गेज सबसे बेहतरीन उत्प्रेरक हो सकता था, लेकिन प्लैटिनम गेज का उपयोग न करके इस अभिक्रिया के लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग करते हैं।
अब सवाल है कि जो सबसे बेहतरीन उत्प्रेरक हो सकता है उसका उपयोग न करके उससे कम इफिशिएंट, याद रखिए कि प्लैटिनम गैस जो है उससे V2O5 माने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जहां पर इसका उपयोग करेंगे, आप चाहें तो यहां लिख सकते थे जहां लिखे कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वो थोड़ा कम मतलब सक्षम है। तो कम सक्षम वाले को आप ले रहे हैं, किस वजह से? तो इसके पीछे दो कारण है। एक, प्लैटिनम जो उत्प्रेरक है आसानी से वो विषाक्त हो जाता है, वो पॉइजनड हो जाता है। और दूसरा, प्लैटिनम इज हाईली एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव है। तो आप चाहते हैं कि मेरा H2SO4 बने और सस्ता बने। मार्केट में जितना ज़्यादा वो सस्ता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उससे प्रोडक्शन किया जा सके। अब ऐसा ना हो कि तब इतनी भूर बनाए और इतना महंगा हो जाए। तो प्लैटिनम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता, बहुत ही महंगा है। इसी वजह से प्लैटिनम का उपयोग न करके उससे थोड़ा कम इफिशियंट जो उत्प्रेरक है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, उसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है यहाँ पर कि उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर कैटलिस्ट जो है उपयोग कर रहे हैं कौन कौन? V2O5, याद रखिएगा दोस्त, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। अब देखिए, चूंकि यह अभिक्रिया जो है उभयगामी है, तो इसीलिए आपको रिएक्शन मिक्सचर से SO3 हटाना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखिएगा। चूंकि अभिक्रिया क्या है, उभयगामी है, तो रिएक्शन मिक्सचर से SO3 को हटाते रहना चाहिए। रिएक्शन मिक्सचर से जो रिएक्शन बना, रिएक्शन मिक्सचर से SO3 को हटाते रहना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताइए? तो देखिए, अभी आपने कहा कि रिएक्शन है उभयगामी, तो उभयगामी होने का मतलब कि अगर आप छोड़ दीजिएगा तो ये टूट करके फिर ये बनेगा। अरे भाई, तो हमको तो SO3 चाहिए ना, हम SO3 चाहते हैं। तो SO3 का मतलब जैसे थोड़ा सा बना हटा दिए, जैसे बना हटा दिए, इससे पहले कि टूट के इधर आए हमने उसको उधर को उठा के फेंक दिया। तो इस तरह से आपके लिए SO3 ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो, इसके लिए आपने क्या किया? तो टेम्परेचर को लो रखा, लेकिन बहुत ही लो टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है दोस्त। इसीलिए आपने अनुकूलतम ताप का चुनाव किया 720 केल्विन के आसपास। दूसरा, आपने देखा कि प्रेशर को उच्च करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये जो प्रतिफल का मोलिक्यूल है वो 2 अणु है और रिएक्टेंट में कितना है? तो 3 अणु है। तो प्रतिफल का आयतन घट रहा है, तो प्रेशर को हाई रखना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा हाई कर दीजिएगा तो दूसरा गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगा। गड़बड़ी क्या उत्पन्न हो जाएगा कि SO3 एक क्या है? अम्लीय है। याद रखिए, जितना मैं सेंटेंस बोल रहा हूं वो सब आपके लिए क्वेश्चन के लिए उपयोगी है। SO3 जो है अम्लीय है, एसिडिक नेचर का है। एसिडिक होने की वजह से क्या करेगा? जिस बर्तन में आप करेगा उस बर्तन को काटना, नष्ट करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए प्रेशर को ऐसा रखा जाता है कि काम चले, तो 2 ATM रखा जाता है। 720 केल्विन ताप पर अभिक्रिया बहुत फास्ट नहीं होती है। उसको अभिक्रिया का रेट बढ़ाने के लिए आप उत्प्रेरक उपयोग करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में समान तौर पर इस अभिक्रिया में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद चूंकि रिएक्शन जो है उभयगामी है, तो उभयगामी रिएक्शन होने के कारण क्या करते हैं हम लोग कि समय समय पर जो SO3 बन रहा है उस SO3 को हटाते रहते हैं। एक बात और ख्याल रखना है कि ये जो आपके पास रिएक्टेंट है इसकी सांद्रता बढ़ानी है, मतलब O2 को आप एक्सेस मात्रा में लेना है, अच्छी मात्रा में O2 लेना है, जिससे ये प्रोडक्ट बढ़ता चला जाए, जल्दी जल्दी ये रिएक्शन बढ़े। ठीक है, ओके। तो आप इसको नोट करिए, तब तक हम आते हैं फिर। आइए स्टूडेंट्स, अब आपने सारा जतन कर लिया और SO3 अच्छी खासी मात्रा में आपने बना लिया हुआ है, लेकिन हमें SO3 तो बनाना नहीं है, हमें तो बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या करते हैं? स्टेप नंबर 3 जरा देखिए। स्टेप नंबर 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, याद रखिएगा। स्टेप 3 में क्या करते हैं कि जो आपके पास SO3 बना हुआ है उस SO3 को डिजल्व कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, बस बन जाता है ओलियम, H2S2O7। इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम बोलते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड
या इसका नाम है ओलियम, बड़ा फेमस नाम है, याद रखिएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसको ओलियम कहते हैं। अब आपके मन में एक शक आ गया, एक शक नहीं, एक्चुअली सॉरी शक कहना उचित नहीं, एक सवाल आ गया। सवाल ये आ गया, कहेंगे कि सर हमको बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड, हम सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कर रहे हैं। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि कल्पना करो कि आपको गेहूं का उत्पादन करना, मैंने खेत है आपके पास, आप गेहूं चाहते हो कि उत्पादित करना, तो थोड़ा बहुत बीज के लिए अगर गेहूं लाते हो तो क्या बुराई है। तुमने 10 किलो गेहूं खेतों में डाला और अपने 10 बोरा आपने गेहूं बना लिया, 10 क्विंटल बना लिया, तो अच्छी बात है ना। आप ये क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आप क्या करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 का उत्पादन करें, व्यापार करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पूंजी फंसा दिए तो इसमें क्या बुराई है। आप H2SO4, ये तो कोई लैब प्रोसेस है नहीं, तो H2SO4 का उपयोग करके इसको ओलियम में बदल लेते हैं। अब देखिए जरा कैसे हम लोग इस ओलियम से दनादन सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करते हैं। मतलब आप यूं समझ लीजिए थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि ज्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड बना सके। हाँ, बात कर रहे थे इस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, जिसको ओलियम भी कहते हैं, इसको डाइसल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। आप इस बात को भी याद रखना है आप लोगों को। चलिए अब यहां से कुछ और बातें, अभी तो हमको ओलियम बना, अब क्या करते हैं कि जो ओलियम है मतलब H2O7, अब इसमें आप जितना चाहते हैं डिजायर्ड अमाउंट में फिर से आप पानी डाल दीजिए और पानी मिला करके आप इसको बदल दीजिए H2SO4 में। देखिए तो आपका ओलियम से क्या बन गया, H2SO4 बन गया। ये जनरली इस प्रोसेस से जो H2SO4 बनाया जाता है वो 96 से 98% सांद्र होता है। प्रायः कितना सांद्र होता है, प्रायः 96 से 98% सांद्र रहता है। ये याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, जनरली 96 to 98 होता है, 96%। यार ये जो है ना, ये रस्सी जो मेरे गले में लटकी ये बार बार परेशान कर रहा है। तो याद रखिए स्टेप 3 में क्या हुआ कि H2SO4 को आपने SO3 में आपने डाल दिया H2SO4 माने सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर उसके बाद बन गया ओलियम। ओलियम में आपने ओलियम को पानी में घोला, डिजल्व किया, और जिससे बना सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्त मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़े दे रहा हूं यहां पर क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास SO3 बना तो क्यों न हम SO3 को, ये वाटर है H2O, इसमें SO3 को डाल दें। देखिए क्या होता है, SO3 प्लस H2O, अरे भाई तो बन गया जो आप चाह रहे थे H2SO4। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आखिर जब मुझे H2SO4 ही बनाना था तो पहले ओलियम बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। हम ऐसा क्यों ना कर दें कि SO3 को ही डायरेक्ट पानी में डिजल्व करें और डिजल्व करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएं, जैसा कि आप वहां देख रहे हैं। ऐसा नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं का जवाब हम चाहते हैं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता है। ओके, इसकी चर्चा फिर हम नेक्स्ट में करेंगे। तो आपका ये तैयार हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब दोस्त बात करते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड बना इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की। ये H2SO4 है, इसमें क्या क्या खास बातें हैं, तो आइए फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण की बात करेंगे और फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की भी चर्चा करेंगे। तो दोस्त ये जो है इसको हम लोग कहते हैं कि कलरलेस है। जब शुद्ध होता है एकदम से प्योर H2SO4, शुद्ध प्योर H2SO4 ये रहता है कलरलेस। ये कलरलेस है, रंगहीन होता है, साथ ही साथ डेंस होता है, माने ये सघन होता है, घना होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, कहिए कि ये गाढ़ा होता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ऑयली लिक्विड है। ऑयली माने ऑयल जैसा, तैलीय, ऑयली लिक्विड है। तो याद रखिएगा कि H2SO4, शुद्ध H2SO4 जो होगा वो रंगहीन होगा, डेंस माने गाढ़ा होगा, सघन होगा, और ऑयली माने तेल जैसा तैलीय द्रव होगा। इसके बाद इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं जिसको, विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो है 1.84
ये होता है कितना, तो एट 298 केल्विन ताप पर ये विशिष्ट गुरुत्व होता है। फिर बात करें अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट मैंने हिमांक कब जमता है, हिमांक या गलनांक एक ही होगा, हिमांक या गलनांक अगर जम गया है तो गलेगा कितना पर, तो 283 केल्विन ताप पर ये गलेगा। उबलेगा कितना पर, तो बॉइलिंग पॉइंट है इसका, ये H2SO4 है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 611 केल्विन इसके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। H2SO4 में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, H2SO4 में स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड होता है, H बॉन्ड होता है। और यही वजह है दोस्त कि ये जो है ना इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसके बॉइलिंग पॉइंट हाई होने के पीछे यही कारण है। अच्छा, एक बात आपको और बता दें कि अगर ये जलीय न हो, मतलब इसमें जल न मिलाए हो, एकदम प्योर स्टेट में हो, तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है। और जब जलीय न हो तो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। माने जल के अभाव में H2SO4 अगर जल हटा करके H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएगा तो मेटल उसके साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, याद रखिएगा। अजलीय H2SO4 धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता, हम चाहेंगे लिख दें अजलीय माने बिना जल वाला, अजलीय H2SO4 मेटल के साथ रिएक्शन कर H2 गैस नहीं देता है। याद रखना है दोस्त, अजलीय जो होगा H2 नहीं देता है। मतलब कि अगर हाइड्रोजन गैस देगा, कब देगा, जब ये जलीय होगा तब देगा। एक चीज, दूसरा बात जो और जो हमें ख्याल में रखना है कि एक होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का हम लोग कहते हैं स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं या मिक्सचर कहते हैं। वैसा मिक्सचर जिसका क्वथनांक फिक्स हो, माने घटकों का, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है, स्थिर क्वाथी विलयन बनाता है। और याद रखिएगा कि H2SO4 98.3% प्लस H2O कितना हो जाएगा 1.7%। देखिए हो जाएगा ये कितना 7 3 8 1 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। 1 ये क्या बनाता है, तो स्थिर क्वाथी विलयन बनाता है। मतलब कि 98.3% H2SO4 और 1.7% पानी मिला दीजिए और गर्म करिएगा तो पानी और H2SO4 दोनों एक साथ निकलेगा, स्थिर क्वाथी विलयन, स्थिर क्वाथी विलयन हो गया या मिश्रण हो गया। याद रखिएगा एजियोट्रॉपिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, हम चाहेंगे कि याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का 98.3% और H2O का 1.7% अगर मिक्स कर दीजिएगा, दोनों को गर्म करिएगा तो एक ही साथ क्या करेगा, वेपर बनेगा। और वेपर में भी ये परसेंटेज यही रहेगा। फिर उसको कंडेंस करिएगा तो फिर क्या रहेगा, वो यही रहेगा। मतलब आप उसको गर्म करके अब दोनों घटकों को, कंपोनेंट को आप अलग नहीं कर सकते। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात है, इसे आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग H2SO4 के केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। देखिए H2SO4 के केमिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए H2SO4 के कुछ विशेष नेचर हैं, उसे समझना होगा आपको। हमने लिख दिया ताकि वीडियो की लंबाई थोड़ी छोटी हो जाए। देखिए H2SO4 लो वोलाटाइल होता है, इसकी जो वोलाटिलिटी होती है वो कम होती है। तो लो वोलाटाइल होने का क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, एक कटोरा लिया, एक दूसरा कटोरा लिया, इसमें आपने एक कटोरा पानी लिया, दोनों बराबर ही कटोरा है, इसमें एक कटोरा H2SO4 लिया, ये H2SO4 लिया और यहाँ पर
H2O लिया, दोनों को आपने छोड़ दिया धूप में कि चल बेटा वाष्प बन जा, निकल जाए यहाँ से। तो देखिएगा कि पानी जो है धीरे धीरे वाष्प बन के सूखते गया और जो है ये बहुत कम ना के बराबर में ये वाष्प बना। मतलब कि पानी जल्दी वेपर बना, वाष्प बना, उसके तुलना में जो H2SO4 है आसानी से वेपर नहीं बन पाया। तो हम लोग कहते हैं कि जो वोलेटिलिटी है, वाष्पशीलता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत ही कम है। इस वजह से कुछ अपना केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। फिर है स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर। अब जानते हैं H2SO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उस वजह से देखेंगे स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, जल से कुछ ज्यादा इसका याराना है, मतलब जल के प्रति इसको ज्यादा लगाव है, प्रेम है, तो उस वजह से भी इसका हम लोग कैरेक्टर समझेंगे। और फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है इसमें, तो उस वजह से समझेंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग इसमें एसिडिक नेचर को ही देखते हैं। अम्लीय गुण के कारण, प्रबल अम्लीय गुण के कारण इसका क्या हाल हो रहा है उसको जरा समझते हैं। एक में अम्लीय गुण के कारण, मतलब अम्लीय गुण के कारण ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा। तो देखिए सबसे पहले जब आप H2SO4 को पानी में डालेंगे तो जरा देखिए क्या होगा। H2SO4 है, ये H2O है, इसको आप जब जल में डालिएगा तो जल में डालते ही क्या होगा, कौन सी घटनाएं होंगी ये देखिए। ये होगा, ये टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस में। और आप सबको पता है कि जो जल है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मैंने एक तरह से समझिए कि ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज, और यहां पर दिखाई दे रहा है पॉजिटिव चार्ज, तुरंत इसको ये खींच लेगा, खींच करके बना लेगा H3O प्लस और बन जाएगा HSO4 माइनस। आप कहेंगे इसको हाइड्रोजन सल्फेट बना, हाइड्रोजन सल्फेट क्या बनाया, हाइड्रोजन सल्फेट बनाया। जल में जब आप H2SO4 को डालेंगे तो ये टूटेगा, आयनीकृत होगा, और जल में ये टूट करके यहाँ पर आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका वैल्यू जो होता है 10 से ज़्यादा होता है। मतलब कि H2SO4 एक प्रबल स्ट्रॉन्ग जो है एसिड है। ये जो है ना Ka, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, विखंडन स्थिरांक कहते हैं। ये जितना ज़्यादा होता है वह एसिड उतना ही ज़्यादा प्रबल होता है। तो H2SO4 के लिए जो है ना, ये जब एक H इसमें से रिलीज हो रहा है, एक प्रोटॉन का त्याग कर रहा है, तो उसका वैल्यू 10 से भी ज़्यादा है, माने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आइए जरा दूसरा क्या होगा। अगर आप HSO4 माइनस को फिर से आपने पानी में डाल दिया तो क्या होगा, जरा देखिए। यहाँ पर जो होता है Ka2 अगर कहें तो इसका वैल्यू 1.2 × 10⁻² के आसपास होता है। ये बहुत, इसका मतलब वीक हो गया, ये फिर से टूटेगा H प्लस SO4 माइनस माइनस। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस पॉजिटिव माने प्रोटॉन को खींच लेगा और ये बनाएगा एक बार फिर से H3O प्लस और SO4 माइनस माइनस, माने सल्फेट बना देगा, सल्फेट आयन हो गया। इसका तो अर्थ ये हुआ कि अगर ये अम्ल है तो बेस से रिएक्शन करेगा, और बेस से रिएक्शन करके 2 प्रकार के साल्ट बनाएगा। तो याद रखिएगा H2SO4 प्लस बेस से रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा ना। एसिड है भाई, है तो एसिड है ना, तो एसिड बेस से रिएक्शन करके लवण बनाएगा। तो एक बनाएगा अम्लीय साल्ट बनाएगा, अम्लीय लवण बनाएगा, और एक बनाएगा उदासीन। इससे बनेगा उदासीन और इससे बनेगा अम्लीय, उदासीन लवण बनेगा, एसिडिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। अब मुझे दिखाना पड़ेगा इसका रिएक्शन के कैसे हो रहा है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। देखिए इधर H2SO4 है और हमने NaOH से अभिक्रिया कराया। आपको पता है कि ये एसिड हो गया और NaOH क्या है, बेस है। तो देखिए ये टूटा इस तरह से, H प्लस HSO4 माइनस, ये टूटा Na प्लस और OH माइनस। आपको पता है कि ये तुरंत भाग के जाएगा यहाँ पर और H2 बनाएगा, प्लस और माइनस, तो बना H2O, और साथ ही साथ ये प्लस माइनस की जोड़ी अमर रहे, ये हो जाएगा आपका NaHSO4।
तो क्या बनाया, हाइड्रोजन सल्फेट बनाया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। इसलिए अम्लीय होगा क्योंकि ये लॉन है, ये लॉन है, साल्ट है, और ये साल्ट कैसा है, तो अम्लीय है, क्योंकि अभी का इसका जो हाइड्रोजन है उसमें से निकलने के लिए तैयार है, अगर मिलेगा तो निकल जाएगा। मैं एक और रिएक्शन लिखना चाहूँगा, कहाँ लिख दूँ समझ नहीं आ रहा है, ऊपर वाला ये मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट करेंगे। आप एक लाइन ये केवल मिटा रहे हैं। अब सोचिए जरा कि यही अगर H2SO4 अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराया गया, तो अगर ये कंप्लीट टूटा, माने दोनों हाइड्रोजन निकल गया और SO4 माइनस माइनस में बदल गया और ये Na प्लस और OH माइनस में, तो क्या होगा, ये जाएगा इसके साथ। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ देखिए SO4 पर 2 गो माइनस और Na पर 1 गो प्लस, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, यहाँ जाएगा। बताओ दोस्त क्या बनेगा, Na2SO4 बना और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनाएंगे। हाँ, बैलेंस करने की जरूरत होगी, यहाँ पर आपको 2 लगाना होगा और इस तरह से ये 2 अणु बन गया। तो देखिए ये भी साल्ट बना, सोडियम सल्फेट बना और ये उदासीन हो गया, ये उदासीन बना, सोडियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है अम्लीय बना। तो इस तरह से देख रहे हैं कि चूंकि एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बेस से रिएक्शन करेगा और साल्ट बनाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एकदम नोट कर लीजिए कि H2SO4 बेस से रिएक्शन करके 2 तरह के साल्ट बनाएगा, एक अम्लीय साल्ट बनाएगा और दूसरा उदासीन साल्ट बनाएगा। अम्लीय साल्ट में एक हाइड्रोजन रह जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये किसी भी से आप करा दीजिए, किसी भी बेस से कराइए, तो आप देखेंगे कि जैसे कपर सल्फेट बनाया, हाइड्रोजन कपर सल्फेट बना सकता है, इस तरह से। तो आप इसको नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, लो वोलेटिलिटी माने कम वाष्पशीलता। चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही कम वाष्पशील है, ये ज़्यादा तेजी से वाष्प नहीं बनता, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है अधिक वाष्पशील एसिड बनाने के लिए। याद रखिएगा कि चूंकि ये कम वाष्पशील है, इसलिए इसकी सहायता से अधिक वाष्पशील, एक लाइन लिख देते हैं, चूंकि H2SO4 कम वाष्पशील है, अतः इससे अधिक वाष्पशील एसिड बनाया जाता है। कैसे, तो जरा देखिए, यहां पर याद रखिए कि MX नाम का कोई साल्ट है, आपने इसका अभिक्रिया कराया H2SO4 के साथ, ये रिएक्शन करके बना दिया M2SO4 और साथ में ये हो गया HX निकल गया, 2 अणु। जहां M माने धातु, ऐसा धातु, और X का मतलब जैसे हो गया फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, NO3 etc। जरा इसका एग्जांपल देखिए ना, मजा आएगा आपको। आपने लिया यहां पर, मान लीजिए हमने NaCl ले लिया, ठीक है, रिएक्शन कराया H2SO4 से, जो कि एक कम वाष्पशील है। होगा ये दोस्त कि ये टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, और ये टूट गया आपका H2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में। अब देखिए, आप जानते हैं कि प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ गठबंधन बनाएगा, तो ये इसके साथ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2HX है ना, तो ये आ गया यहाँ पर। तो देखिए H और Cl मिलकर क्या बनाया, HCl, 2HCl हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 को सोडियम है। तो अभी आप देखिए, अभी तो मैंने आपको दिखाया कि Na प्लस है और SO4 माइनस माइनस, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्या बनाया, तो Na2SO4 बनाया। तो बना दिया यहाँ पर से Na2SO4। तो इसका मतलब कि ये जो एसिड बना HCl, ये मोर वोलाटाइल है, किसके रिस्पेक्ट में, H2SO4 के तुलना में ये अधिक वाष्पशील है, अधिक वाष्पशील। मैं एक और रिएक्शन चाहूंगा कि आपको यहां पर दिखाएं। कल्पना करिए कि आपने
KNO3 ले लिया है, KNO3, ओके। KNO3 का रिएक्शन आपने H2SO4 से कराया, देखिए क्या धड़ाम से बन रहा है। तो अब जानते हैं कि K जो है, इसके दो अणु, K टूटेगा और यहां से टूटेगा H, तो क्या बनाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका K प्लस NO3 माइनस, यहाँ टूटेगा 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस। तो भाई साहब ये चला जाएगा कहाँ पर, इनके पास, सॉरी पोटेशियम जाएगा SO4। तो देखिए यहाँ पर फिर से एक बार उसी तरह से K2SO4 बन गया और साथ ही साथ NO3 और H2O मिल गया, क्या बनाया, HNO3 बनाया। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि H2SO4 में और HNO3 में ज्यादा वाष्पशील कौन है, तो HNO3 ज्यादा वाष्पशील है, एकदम कंफर्म याद रखिएगा, क्योंकि ये कम वाष्पशील था इसीलिए प्रोडक्ट बनाया है। तो कम वाष्पशील होने के वजह से इस साल्ट से, लवण से जब रिएक्शन करता है तो अधिक वाष्प, H2SO4 कम वाष्पशील है, अतः इसे अधिक वाष्पशील बनाया, एसिड बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, तो लवण के साथ रिएक्शन करा के, साल्ट से रिएक्शन कराकर, साल्ट से रिएक्शन कराते हैं और कराकर आप अधिक वाष्पशील बना लेते हैं। अब आइए इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, तो नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखा था इसके बारे में कि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, जल से इसका थोड़ा ज्यादा याराना चलता है, दोस्ती चलती है। तो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। याद रखिएगा दोस्त कि H2SO4 का जल से बहुत ही मजबूत लगाव है, प्रबल लगाव है, बंधुता कहते हैं उसे, प्रेम कहते हैं, मतलब कि जल को देखा नहीं कि उसको गले लगा लेता है। यहां तक कि जल अगर कहीं छुपा हुआ किसी यौगिक में, वहां से भी खींच के बाहर निकाल लेता है। ये कौन, H2SO4। तो आइए जरा बात करते हैं, एक दो एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास कोई गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, और उसमें जल के अणु छुपे हुए हैं, एकदम घुस के बैठे हुए हैं। उनको आप सल्फ्यूरिक एसिड से गुजारिए ना, एकदम से उनको ड्राई कर देगा। तो याद रखेंगे सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी के कारण कहेंगे कि O2 N2 Cl2 ETC गैस को H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्या किया जाता है, ऐसे ड्राई किया जाता है, किया जाता है। वैसे किसी भी गैस को आप इसे ड्राई करेंगे, शर्त एक ही है कि H2SO4 उसके साथ रिएक्शन ना करे। जैसे नोट में आप बात याद रखेंगे कि NH3 गैस को H2SO4 से ड्राई नहीं कर सकते। अरे यार ये तो हद कर दिया आज, से ड्राई मैंने शुष्क नहीं करेंगे, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाता है। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ कि क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, ये स्वयं जाकर उसके साथ क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है। तो जिस अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड को लगाइएगा, मालूम चलो उससे रिएक्शन कर गया, यार तो हद हो गया, ये तो इस तरह से कोई तो आप नहीं सुखाएंगे ना। तो उस गैस को ड्राई नहीं कर सकते जो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करे, बाकी कोई गैस है आप उसको उससे ड्राई कर सकते हैं। अब जरा देखिए इसका जल के प्रति प्रेम को जरा देखा जाए। बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ये चीनी है C12 है, H22 है, O11 है, आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, शांत सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। और जैसे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालिएगा पता चलेगा कि इसमें से पानी जो छुपा हुआ चीनी के अंदर में, उसको पानी निकाल दिए, 12 कार्बन अलग हुआ, एकदम जल जाता है और 11 H2O जो है अलग हो गया। आप देखिए 11 को जल बन गया और वो जो आपका चीनी था वो एकदम कार्बन हो गया, कोयला हो गया। आप ग्लूकोज आपके पास C6H12O6 है, आप कुछ मत करिए, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, उसमें शांत सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, 6 कार्बन जो आपको दिखाई दे रहा है वो अलग हो गया और 6 गो H2O क्या हो गया, उसमें से अलग हो गया। ये खास बात है दोस्त। आपके पास मान लीजिए कि दूसरा हमारे पास HCOOH फॉर्मिक एसिड है, इस फॉर्मिक एसिड में आपने डाल दिया H2SO4, तो देखिए क्या होता है। फॉर्मिक एसिड में जैसे डालेंगे तो इसमें से H2O बाहर करिए, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना और H2O बाहर हो गया।
आपके पास ऑक्जेलिक एसिड है, कल्पना करिए कि ऑक्जेलिक एसिड है COOH, COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड है। जैसे इसमें आप H2SO4 डालिएगा, इसमें से भी पानी निचोड़ देगा, पानी निचोड़ेगा तो कैसे होगा, H2O बनेगा ना, तो H2O बन गया, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये CO2 और ये कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया, CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और H2O हो गया। इस तरह से ऑक्जेलिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है। तो दोस्तों होता ये है, आप सिंपल सा आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जल है, उनसे जल अंदर से खींच करके ये निकाल लेगा। ये खास बात है किसका, तो एफिनिटी जल के प्रति इसके प्रेम का रिजल्ट है, आप इसे नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपके बारे में इसको दो बात याद रखिएगा कि सांद्र H2SO4 प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा आप याद रखिएगा कि सांद्र और गर्म H2SO4 थोड़ा उससे कम मध्य प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब कि जब गर्म नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जब इसको गर्म आपने कर दिया तो थोड़ा सा इसका पावर घट गया। कितना घट जाता है तो जानिए, H3PO4 है, फास्फोरिक एसिड से ज़्यादा प्रबल है आपका H2SO4 सांद्र गर्म, और लेकिन नाइट्रिक एसिड से कमजोर है। याद रखिएगा कि इसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो फास्फोरिक एसिड से ज़्यादा और नाइट्रिक एसिड से कम है। अब आइए, अनेक धातुओं को अधातुओं को ये ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो कैसे करता है, याद रखिएगा, अनेक धातु और अधातु को ऑक्सीकृत करता है। अनेक धातु एवं अधातु को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। कौन कर देता है भाई, तो H2SO4 सांद्र। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कार्बन है और H2SO4 है, हाँ ब्रैकेट में जरूर आप सांद्र लिखिएगा, सांद्र की ही बात चल रही है। तो कार्बन को बदल देगा CO2 में, अपने बदल जाएगा SO2 में, और जल जो है इसमें से बाहर छोड़ देगा, याद रखिएगा। अब इसको बैलेंस करना, कोई बैलेंस करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन हो गया कितना, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 2 दूनी के 4, 4 और 2 6 हो गया, और 6 और 2 8 हो गया। तो ये बैलेंस हो गया। तो याद रखिए कि कार्बन जो है किस में ऑक्सीकृत हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है, कार्बन ऑक्सीकृत हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। उसी तरह से अगर सल्फर लेते और H2SO4 है, सांद्र H2SO4, तो ये सांद्र H2SO4 ये SO2 में तो ऑक्सीकृत होगा, और स्वयं इससे टूट के SO2 भी निकलेगा ना, और ये बदल जाएगा H2O में। आप उसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, फिर यहाँ पर आपने वही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से, सॉरी 2 और 1 3, हाँ ठीक है। अगर कॉपर लिया हुआ आपने Cu और H2SO4, यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, जगह है तब क्या कंजूसी करना, Cu और H2SO4 है। तो याद रखिएगा दोस्त, ये सांद्री है कि पहले Cu बनता है कॉपर ऑक्साइड में, एकदम बिल्कुल उसी तरह से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदला, सल्फर डाइऑक्साइड में बदला, उसी तरह से कॉपर ऑक्साइड में बदलता है। लेकिन कॉपर ऑक्साइड पुनः रिएक्शन करके और बदल जाता है कॉपर सल्फेट में, और ये निकल ही जाता है। SO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, और H2O तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन है। अब इस तरह से एक बार फिर से इसको आप बैलेंस करके देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो चलिए इसको बैलेंस आप करिएगा, ठीक है। आपको एक कुछ और बात बता रहे हैं, देखिए, जब ये तनु रहेगा ना, तो Zn है और H2SO4 लिया गया, और ये तनु, इसको बैलेंस करना है, अभी नहीं कि छोड़ दीजिएगा।
तो जब तनु रहेगा तो याद रखिएगा कि जो रिएक्टिव मेटल हैं उनके साथ रिएक्शन करके और हाइड्रोजन गैस देगा। तो ये क्या बनाएगा, तो बनाएगा ZnSO4 और H2 गैस। याद रखिएगा इसने हाइड्रोजन। तनु लेके शर्त है, जैसे Mg है तो Mg जब H2SO4 जब तनु होगा उसके साथ क्या बनाएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। हम आपको बता रहे हैं हाइड्रोजन गैस देगा कि नहीं देगा, मतलब उस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो क्यों, नहीं बनेगा क्यों। इन दोनों सवाल के जवाब मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ओके, फिर भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो से संबंधित किसी तरह की कोई अगर आपको समस्या हो तो आप मुझे बताएंगे। आज के वीडियो में आपने सीखा कि सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कैसे करते हैं। फिर आपने यह सीखा कि उसका जो दूसरा पॉइंट है, जो स्टेप है, दूसरा पॉइंट जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, उसमें कौन कौन से शर्त का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ आपने यह जाना कि सल्फ्यूरिक एसिड के भौतिक गुण क्या होते हैं, और फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपने सीखा। पूरे विस्तार से आपने जाना कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो गुण है वो 4 बातों पर निर्भर करता है, उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो 4 बातों पर निर्भर करता है। वो कौन सा कि सल्फ्यूरिक जो एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, उस बात पर निर्भर करेगा। वो अश्लीलता कम है, इस बात पर डिपेंड करेगा। इस बात पर निर्भर करेगा कि जल के प्रति इसका दोस्ताना कुछ ज्यादा ही है, और ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। इसलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर आगे बढ़ें। अगले वीडियो का इंतजार करिए। फिर भेंट होगी एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।